हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी सेटा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स और टाउन। ठीक है, तो उसका टॉपिक है किंग्स एंड कॉइन्स और डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शन। कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए, ठीक है ना। और साथ साथ में जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे, उन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा होता था, इसको कैसे डिसाइफर किया गया और फिर उसको दुनिया को बताया गया। तो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि अर्ली स्टेट पढ़े थे, जो सबसे पहले स्टेट्स बनने कहां से स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से स्टेट्स बने थे। फिर 16 महाजनपदास के बारे में हमने बात करी थी, उसमें से द मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद था मगध, फिर हमने उसके बारे में बातचीत करी थी। फिर उसके बाद हमने द मौर्य एम्पायर एंड द ग्रेट अशोका के बारे में पूरा का पूरा समझा था। आज जो हम करने वाले हैं उसका हमें यहाँ पर देखना है कि किंग्स एंड कॉइन्स कौन कौन से थे, कि कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए, क्योंकि व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था और व्यापार में अब ये चीजें काम आने लगी। ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होने लगेगा, कॉइन्स होने लगेंगे, ठीक है ना। अब कौन से राजा ने कौन से मेटल के और कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शन साथ साथ में हम करेंगे कि क्योंकि राजाओं महाराजाओं को अपने जो मैसेजेस कन्वे करने होते थे, जैसे हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि अशोक वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए ये बड़ी बड़ी शिलालेखों पर और कॉपर प्लेट पर यानी कि इंस्क्रिप्शंस को उन्होंने लिखवाया था, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर कैसे किया गया, इन पर जो लिखा हुआ था, ठीक है, उसको कैसे पहचाना गया और पहचान के उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को निकाल करके कैसे दुनिया को बताया गया, ठीक है। तो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। नोशंस क्या होती है, सोच होते हैं, ठीक है, सोच होती है, विचार होते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिवाइन किंग। डिवाइन किंग का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो ये मानता है कि भगवान ने उसको पर्टिकुलर जो धरती पर भेजा है वो लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए भेजा है। तो जो राजा रूल करता है ना, वो डायरेक्ट जो है भगवान ने उनको धरती पर उतारा है, ठीक है। तो उनका कनेक्शन सीधा भगवान से है, ठीक है। तो वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे कि अगर ऊपर भगवान है तो यहाँ पर दुनिया के भगवान हम हैं, तो इसलिए तुम्हें हमारे बताए हुए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमारे हुए बताए मार्ग पर चलना है। इस तरह से तुम्हारे भगवान भी हम हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हम हैं, तुम्हारे राजा भी हम हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को मानते थे। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कुशानास रूलर्स की, ठीक है। तो किंग ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अब ये किंग क्या आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि भगवान से पहले जो है लोग उनका नाम ले। इसीलिए वो क्या करते थे, भगवान जो मंदिर बनाए जाते थे ना, तो मंदिर में बड़े बड़े स्टैचूज अपने लगवा दिया करते थे। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये कॉलेज स्टैचूज देख रहे हो ना, तो ये जो है वो कुशाना रूलर्स ने बनवाए थे। और मंदिर के जो एंट्रेंस गेट होता था उसके सामने बड़ी सी मूर्ति, बड़ी सी स्टैचू लगाकर अपना वहां पर स्थापित करवा देते थे। तो जो भी आता था, जो भी वहां पर भक्तजन आते थे, डिवोटीज आते थे, तो वो सबसे पहले उनको प्रणाम करते थे, फिर बाद में अंदर जाया करते थे मेन डिटीज की पूजा वगैरह करने के लिए। कहने का मतलब ये कि भगवान से पहले उनको पूछा जाए। तो कुछ राजाओं की ये सोच होती थी, ठीक है। हाई स्टेटस मतलब वो मानते थे कि हमारा स्टेटस जो है बहुत हाई है और एक तरह से भगवान ने हमें यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है तुम लोगों की सहायता के लिए। तो द स्ट्रेटजी वाज यूज्ड बाय द, अब ये वाली स्ट्रेटजी थी कि हम किसी भगवान से कम नहीं है, तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजीज को यूज करने वाले कौन थे, कुशानाज रूलर थे, ठीक है। ये कुशान रूलर थे। फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सीई, देखो यहाँ पर बीसीई है और यहाँ पर सीई है, ठीक है। तो कुशाना रूलर जो कि जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी सी तक का इनका रूलिंग पीरियड बताया गया है, हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट। अब मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर बताया था ना, जैसे ये जितने भी वो हैं, ये इंडिया का मैप है, तो ये वाली जितनी भी ये जो कंट्री थी ना, ये सारी की सारी क्या थी, ये थी आपकी सेंट्रल एशिया, ठीक है। कौन सी थी, सेंट्रल एशिया। अब यहां से जितने भी रूलर्स आए, ठीक है, आकर उन्होंने जो है वो इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। पहले यहां पर आए, धीरे 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 फिर यहां पर इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कुशाना रूलर्स थे, इन्होंने अपना एम्पायर कहां से कहां तक बना रखा था, तो वो बताया गया है सेंट्रल एशिया से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा किसका था, कुशानास रूलर का, ठीक है। किसका था, कुशानास रूलर का, क्लियर, ठीक है। उसके बाद कॉलेजियल स्टैट्यू कुशाना, तो ये कई बार ऐसा आता है कि पिक्चर्स आपको दे दी जाती है आपके एग्जाम में, तो बताना है कि बताओ ये किसका स्टैच्यू है। तो ये कॉलेजियल स्टैच्यू है जो कि कुशाना रूलर्स ने अपने मतलब अपने आप को वहां पर मंदिर के सामने बहुत सारे ऐसे तरह के स्टैच्यू पाए गए। तो इसमें से एक स्टैच्यू जो है वो उत्तर प्रदेश मथुरा में पाया गया, ठीक है। हालांकि इसकी जो गर्दन है वो
नेक जो है वो नीचे टूटकर गिर गई है, तो सिर्फ इतना ही हमें स्टैचू मिला है। तो ये इससे पता चलता है कि वो लोग अपने आप को देखो भगवान का दर्जा देते थे, मतलब ठीक है कि हम ही तुम्हारे भगवान हैं। तो कोलोसल स्टैचू ऑफ कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड, कहां पर पाया गया ये श्राइन नियर द मठ मथुरा, ठीक है। मथुरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। बाय द 4th सेंचुरी एविडेंस द लार्जेस्ट स्टेटस, ठीक है। 4th सेंचुरी तक आते आते इनका स्टेटस सबसे बड़ा था, ठीक है। भगवान भगवान तो सबसे बड़े होते हैं ना, सुप्रीम पावर होती है, तो ये अपने आप को सुप्रीम पावर माना करते थे, ठीक है। और उसके बाद मैन हैव बीन फॉर मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट द सामंतास। अब बात करते हैं किसकी, जैसे ये देखो ये अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे, तो ऐसे ही बाकी के अदर एम्पायर्स में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। जैसे गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड, ठीक है। अब इसे बताया गया है कि बाय द 4th सेंचुरी, कि 4th सेंचुरी तक क्या हो रहा था, यहां पर बात किसकी हो रही है? फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सीई, ठीक है। तो फर्स्ट सीई में बताया गया है कि इनका जो रूलिंग पीरियड था किनका, इनका कुशानों का, ठीक है। तो ये अपने आप को इस तरह से डिफाइन करते थे कि बस हम ही भगवान हैं। इसके अलावा 4th सेंचुरी तक आते आते गुप्ता डायनेस्टी ने उनको रिप्लेस कर लिया था। तो गुप्ता डायनेस्टी ने 4th सेंचुरी बताया गया है कि लार्जर स्टेट्स, ठीक है, तो उनका भी स्टेट कोई कम नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अब ये तो देख रहे हो ना कि हैवी हैवी टाइटल जो एक्वायर करते थे, इससे भी बहुत उनके स्टेटस पर काफी फर्क पड़ता था। अब जैसे टाइटल्स का मतलब होता है उपाधियां जिसको बोलते हैं, जैसे महाराजा धीराज हो गए, ठीक है, विक्रमादित्य हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, बादशाह हो गया, या फिर वो मतलब बहुत हैवी हैवी टाइटल वो किया करते थे, चक्रवर्ती सम्राट हो गया। तो हैवी टाइटल्स को एक्वायर करने का इनका सीधा सीधा पर्पस है, सीधा सीधा मकसद था क्या, कि लोग मतलब राजा जितनी हैवी टाइटल्स को एक्वायर करेंगे तो जो दूसरे राजा होते थे वो उनको उतना ही पावरफुल समझते थे। अब चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, महाराजा धीराज, अब ये इतनी बड़ी बड़ी टाइटल्स जो लेते थे तो सामने वाला तो उनके नाम से ये पता, थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाता था कि भाई कितना पावरफुल होगा, तो इससे पंगा नहीं लेना होता। तो कुछ अपनी इस तरह से अपनी पावर को भी शो करने के लिए इतनी हैवी हैवी टाइटल्स को एक्वायर किया करते थे, और उसी से हिसाब से उनका स्टेटस था, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द सामंतास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि सामंतास, आपने देखा होगा ना कि सामंत कौन होते हैं? मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू द लोकल रिसोर्सेज। सामंत, आपने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी देखी होगी, जो बाजीराव मस्तानी, ठीक है। अब उसमें वो क्या होता है, रणवीर सिंह जो सामंताई तो होते हैं ना, उसमें सामंत ही होता है, तो सामंत को रिप्लेस करके फिर वही उसकी गद्दी को संभालते हैं। कहने का मतलब ये कि सामंता वो होते थे जो लोकल रिसोर्सेज को यूज किया करते थे, एक तरह से हेड होते थे, ठीक है। जैसे ये बड़े बड़े राजा होते थे, तो ये तो हमारी किसकी बात हो रही है, हमारे नॉर्थ साइड की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड की बात हो रही है, या आप सेंट्रल एशिया की बात हो रही है, या गुप्ता रूलर्स का जहां जहां पर एरिया था, तो वो तो खैर थे ही राजा। तो ये छोटे जो जो मतलब राजा से थोड़े छोटे लेवल के थे, तो वो भी अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे। जैसे इसमें बताया गया है सामंताज के बारे में, तो सामंता क्या करते थे, जो उनकी जो टेरिटरीज होती थी ना, जहां पर वो रूल किया करते थे, एक तरह से वो राजा ही मान लो, ठीक है ना। तो सारे लोकल रिसोर्सेज को यूज करते थे वो लोग। यहाँ बताया गया कि सामंता मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। तो सारी चीजों का एक रखरखाव जैसे राजा करता है, तो सामंत भी वैसे ही किया करते थे। तो राजा का मतलब, सामंत का मतलब एक तरह से आप ये लगा लीजिए राजा ही होते थे, जो रिसोर्सेज को यूज करते थे, लोगों से टैक्स लिया करते थे, इस तरह से उनके रखरखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती थी, जो कि सारे राजा का काम होता है, तो यही काम वो सामंताज किया करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर की द चेंजिंग कंट्री साइड, ठीक है, पॉपुलर प्रेसिपिशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ द किंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द कंटेंट। देखो, हिस्ट्री को जानने के लिए हमें रिसोर्सेज कहां कहां से मिलते हैं, किन 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 चीजों से हमें पता चलता है कि पास्ट में ये हुआ होगा। बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं। इतिहास को जानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, इतिहास को जानना उतना ही सरल हो जाता है अगर उसमें हमें कोई रिटर्न प्रूफ मिल रहा होता है, ठीक है। अब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उसी के यहाँ पर कोई रिटर्न प्रूफ तो मिला नहीं था, तो हिस्ट्री जो है वो उस टाइम की इतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई। अगर हमारे पास रिटर्न कंटेंट होता तो वो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की जा सकती थी, और भी अच्छे से। लेकिन सिर्फ आर्टिफैक्ट्स के आधार पर जो भी
हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने या जो भी हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसी के बिहाफ पर हमें पता है कि इस तरह की कोई सिविलाइजेशन वहां पर रही होगी। फिर बाद में जैसे जैसे राजा आते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, तो थोड़ी सी समझ आ जाती है राजाओं को भी और लोगों को भी समझ में आ जाती है कि भाई अब आगे आने वाले लोग कैसे उसको याद रखेंगे, जनरेशन उनको कैसे याद रखेंगी। तो जैसे अशोक ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, ठीक है, बहुत से राजाओं ने कॉइन्स चलाए थे, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के साथ साथ में कुछ टेक्स्ट बुक भी होती थी, तो वो अपने कर्टियर के जो है उनके कर्टियर्स होते थे, कोर्ट पोएट होते थे, वो उनके बारे में प्रशस्तियां वगैरह लिखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमें मिलती है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, उनकी टेक्स्ट बुक मिलती है, ठीक है। अब जैसे अर्थशास्त्र होगी कौटिल्य की, इंडिका होगी मेगास्थनीज की, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स मिलती हैं जिससे हमें उस टाइम के पास्ट का पता चलता है, ठीक है। तो हिस्टोरियन हैव एग्जामाइंड द स्टोरी कंटेन इन एंथोलॉजी सच एज द जातका एंड पंचतंत्र। हिस्टोरियंस को जातक और पंचतंत्र की कहानियों से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने कॉमिक्स पढ़ी है कभी? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कॉमिक्स में क्या होता था, पंचतंत्र की कहानियां होती थी जिसमें जो है एनिमल्स के बारे में बताया जाता था। एक राजा होता था, वो इतना क्रूर था, एक राजा था बहुत दयालु था, उसकी प्रजा ऐसे रहती थी। ये सारी कहानियां ही तो थी ना। तो इन कहानियों के थ्रू से भी हमें कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में पता चलता है। जैसे कि विक्रम बेताल है ना, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था, एक बेताल था जो हालांकि भूत था, लेकिन वो उसको टास्क दिया करता था कि ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं होती थी, ये विक्रमादित्य जो है, राजा विक्रम जो है वो राजा एक थे। तो हमें उनकी कहानियों से उनके बारे में पता चला ना, तो हिस्टोरियन को भी ऐसे ही पता चला, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जातक व रिटर्न, अब ये जातक क्या होते हैं बच्चे, कथाएं होती हैं, ठीक है, और पंचतंत्र भी क्या होती है, ये भी कहानियां होती हैं। तो जातक व रिटर्न इन पाली, याद रखना, जातक जो होती है, कथाएं जो होती थी, तो वो पाली भाषा में लिखी जाती थी, ठीक है। तो उसको प्राकृत मत कर देना या अदर लैंग्वेज मत कर देना, वो पाली भाषा में लिखी जाती थी अराउंड द मिडल ऑफ द, अब ये कब लिखी गई, ये लिखी गई मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई में। तो ये जातक कथाएं तभी लिखी गई थी। वन स्टोरी, अच्छा एक स्टोरी से बताई गई, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या थी कि गंता तिंदु जातका, ठीक है, एक स्टोरी का नाम है गंता तिंदु जातका। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक बहुत ही विक्ट राजा था, ठीक है, बहुत ही चतुर, चंट चालाक और क्रूर कह सकते हो कि राजा था वो, ठीक है। और उसकी प्रजा बहुत उससे परेशान थी, बहुत दुखी थी। वो प्रजा को परेशान किस लिए करता था, क्योंकि अपने सब्जेक्ट, अपनी प्रजा पर वो बहुत टैक्स इंपोज कर दिया करता था। क्योंकि राजा का एक जो डेवलपमेंट, राज्य की डेवलपमेंट जो है वो उसके रेवेन्यू टैक्स पर निर्धारित की जाती थी, ठीक है। अब वो क्या करता था, ज्यादा रेवेन्यू टैक्स को लोगों से कलेक्ट करवाता था ताकि उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाए। तो गंता तिंदु जातका में बताया गया है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द विक्ट किंग, ठीक है। तो एक विक्ट किंग के सब्जेक्ट यानी कि प्रजा के बारे में बताया गया है कि दीज इंक्लूडिंग द एल्डरली वुमेन। तो इसमें राजा और प्रजा के संबंध कैसे थे, मैंने बताया ना कि वो बहुत विक्ट था। क्यों लोग उससे क्यों परेशान थे, क्योंकि वो जो है लोगों पर बहुत सारा टैक्स इंपोज कर दिया करता था और लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, प्रकृति की मार की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती थी, ठीक है। उनके पास इतना अनाज नहीं होता था कि वो टैक्स के रूप में भी राजा को दे सके और अपने भी खुद से सरवाइव कर सके, उसको नहीं होता था इतना। लेकिन फिर भी राजा ने ये स्ट्रिक्टली उन पर इंपोज किया था कि चाहे जैसे भी, एनी हाउ यू हैव टू पे द रेवेन्यू टैक्स, राइट। तो वो क्या करते थे, जैसे भी करके और वो रेवेन्यू को पे तो किया करते थे, लेकिन उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी, दुखी हो गई थी। तो लोग गांव छोड़ छोड़ के जंगलों की तरफ जाने लगे थे कि कम से कम हमें इस राजा से छुटकारा तो मिले, ठीक है ना। और फिर इसमें बताया गया कि दीज इंक्लूडिंग, इस पूरी स्टोरी में गंता तिंदु जातका बताया गया है राजा और प्रजा के साथ साथ में जैसे एल्डरली विमेन्स होते थे, ठीक है, जो एक्सपीरियंस, जो बड़ी बूढ़ियां होती थी, बूढ़ी माताजी वगैरह होती थी, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिस्क्राइब किया गया है। मैन को भी किया गया, कल्टीवेटर्स, फार्मर्स की कंडीशन को भी डिस्क्राइब किया गया है। हर्डर्स होते थे, विलेजर्स, हर्डर्स कौन होते थे, जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, जो पशुपालन किया करते थे, विलेज बॉय एंड इवन द एनिमल। तो सबके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर इस गंता तिंदु जातका में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टोरी देख रहे हो ना, इस तरह की स्टोरी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्चर्स से भी दिखाई देता था कि कैसे वो चीजें होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजिंग द कंट्री साइड, स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजीज कैसे होंगी, ध्यान से देखना। 6th सेंचुरी की बात है, अभी हम 4th सेंचुरी में, अभी तक हमने पढ़ा ना, 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स आते हैं, फिर सामंताज आते हैं, फिर हमने गंता तिंदु जातका देखा। अब बात करते हैं किसकी, हम 6th सेंचुरी बीसी की। 6th सेंचुरी बीसी में प्लोइंग एग्रीकल्चर बिकेम द प्रिविलेंट। तो ये जो पहले
हड़प्पा के टाइम में लोग क्या करते थे, पत्थरों से खुदाई करते थे, ठीक है, नुकीले पत्थरों से, फिर उसमें सीड्स को सॉ किया करते थे, फिर इरिगेट किया करते थे। अब धीरे धीरे चीजें डेवलप होने लगी, ठीक है। अब लोग खेतों को जोतने के लिए, प्लो करने के लिए हलों का यूज करने लगेंगे। हालांकि हल पहले भी यूज किया करते थे, लेकिन अब जो है उसमें आयरन टिप लगाई जाएगी, ठीक है। उस आयरन टिप से क्या होगा, जमीन वो अंदर से नीचे से खुदेगी। जैसे मान लीजिए ये हल होता है, इसकी एक टिप, इसकी टिप पर यानी कि इसके कॉर्नर पर ना एक लोहे का वो कुछ लगा दिया जाता था, नुकीला पार्ट कुछ भी लगा दिया जाता था, जिससे जब वो खुदाई करते थे जमीन की तो वो अंदर तक जो है वो डीपली उसकी खुदाई करते थे, प्लो किया करते थे। तो जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी उनको मिनरल्स मिलेंगे उसको पौधे को बढ़ने के लिए, तो वो सारे जमीन से उनको मिल जाते थे, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छा बनेगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो राजा के पास रेवेन्यू अच्छा आएगा, फार्मर भी खुश होंगे कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकला है, उनकी भी सेविंग हो जाएगी, वो अपने लिए भी रख सकेंगे, रेवेन्यू भी दे सकेंगे, साथ साथ में वो उसको एक्सपोर्ट भी किया करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट होने लगेगी। तो प्लोइंग एग्रीकल्चर बिकेम द प्रिविलेंट, ठीक है। तो इसको प्रिविलेंट पे रखा गया था कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ अब ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इट वॉज यूज इन फर्टाइल द अलुवेल रिवर। इसका सबसे बड़ा कारण देखो क्या था कि जो रिवर के आसपास के एरियाज होते हैं ना, तो उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बहुत उपजाऊ, वो बहुत ही अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि रिवर वाटर जो है वो अपने साथ काफी सारे मिनरल्स को लेकर आता है, बहाकर लेकर आता है, ठीक है। और एक टाइम होता है जहां पर वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब वो पानी है, इस तरह से वो जो पानी है रिवर का रिवर वाटर है, अब उस अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मिनरल्स बहाकर लेकर आए, तो थोड़ी दूर तो पानी के साथ चलेगा वो, लेकिन वेट की वजह से, उसमें मास वॉल्यूम होने की वजह से वो चीजें जो है वो बीच रास्ते में छोड़ करके, और ये पानी तो निकल जाएगा और ये चीजें यहाँ पर रह जाएगी। अब वो क्या बना देती है, वो बना देती है सिल्ट। वो क्या बना देती है? सिल्ट बना देती है। अब यही जो एरिया होगा, इसी पर ही प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर का ज्यादा अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है कि जो रिवर के आसपास में जो एरियाज थे, वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा निकलता था। द आयरन प्लोशेयर लेड अ ग्रोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बट इट यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड द सर्टेन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ओनली। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्ट तक सीमित रखा गया। जहां जहां पर आयरन माइंस थी वहां पर तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी, लेकिन वहां जहां बिल्कुल भी नहीं थी, लोग इस बात से अवेयर नहीं थे कि आयरन को कैसे यूज किया जाए, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी कम देखी गई थी। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि चेंजिंग कंट्री साइड डिसाइफरिंग इन द रूरल सोसाइटी। अब देखो, गांव में ठीक है, हम मानते हैं कि फार्मर्स होते हैं, लेकिन फार्मर्स के अलावा भी गांव में कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो ध्यान से सुनना यहाँ पर कि विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस अमंग द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सबको पता था कि भाई उनके पास कोई और जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है अर्न करने का, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर में ही लोग ज्यादा बिजी रहा करते थे, कोई और दूसरा काम बहुत ही कम लोग प्रेफर किया करते थे कंपैरेटिव टू एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर में जो लोग ज्यादा बिजी होने लगे, तो इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर लाइक द लैंडलेस, ठीक है। तो गांव में कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया। जैसे लैंडलेस होते थे कुछ, ठीक है, अब जिनके पास जमीन ही नहीं होती थी, एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे, स्मॉल पीजेंट होते थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी। देखो, एक तो वो हो गया जिनके पास जमीन ही नहीं थी, ठीक है, वो दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे, तो उसको क्या बोलेंगे? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है स्मॉल पीजेंट, जिनके पास जमीनें बहुत कम थी। नेक्स्ट आता है कि जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। तीन कैटेगरी हो गई ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि द टर्म गहपति, एक टर्म आती है यहाँ पर, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि गहपति कौन होता है? गहपति होता है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। फैमिली के सारे मेजर डिसीजन गहपति ही लिया करता था। गहपति के अंडर में सारी चीजें होती थी। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी होती थी कि जितनी भी जमीन है वो उसके अंडर में रहेगी। अगर पशु भी होते थे वो भी उसके नाम पर होगी, वो भी उसके अंडर में होगी। ज्वेलरी होगी, कुछ भी XYZ कुछ भी हो गया, सबका जो है वो हेड होता था कौन? गहपति, ठीक है। was often पॉलिटिक्स, तो गहपति जो है वो पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स हमें मिला तो गहपति उसमें लिखा गया। इस गहपति का वर्ड का मीनिंग होता है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। जैसे हमारे घरों में भी जो दादाजी होते हैं, तो मेन डिसीजन अल्टीमेटली जो है वो अगर दादाजी हैं तो उन्हीं से लास्ट मतलब पूछा जाएगा कि ये कर रहे हैं, तो दादाजी अपना डिसीजन देते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती थी गहपति के मामले में, ठीक है। वो एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि हमारे दादाजी जो है वो गहपति हैं। डेजिग्नेट द सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड कैटेगरी को डेजिग्नेट करते हैं गहपति। ठीक है, तो अर्ली तमिल लिटरेचर संगम में क्या बताया गया है, ये जो संगम टेक्स्ट है इसमें बताया गया है कि गांव की कैटेगरी को, जैसे इसमें बताया गया ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया, लेकिन संगम लिटरेचर में इसको इसी टर्म को दूसरी भाषा में समझाया गया है कि 3 कैटेगरीज होती थी। तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी, लैंड ऑनर्स की, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, वेल्लॉर कहा जाता था। ठीक है, दूसरा क्या था, प्लोमैन होता था। सेकंड क्या था, प्लोमैन होता था। प्लोमैन किसको बोलते थे, उझावर को। मतलब संगम टेस्ट में वेल्लॉर कहा जाता था, उझावर किसको कहते थे, प्लोमैन को। और थर्ड हो गया हमारा स्लेव्स, जिसको क्या बोलते थे, अदमई। ठीक है, ये थर्ड क्या हो गया, स्लेव, जिसको क्या बोला जाता था, अदमई। क्लियर हो गया, फिर से बता रही हूँ। संगम टेक्स्ट में लैंड ऑनर को क्या बोलते थे, वेल्लॉर बोलते थे, प्लोमैन को उझावर कहते थे, और स्लेव्स को अदमई कहा जाता था। किसमें, तमिल संगम लिटरेचर में। क्लियर। नेक्स्ट, लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूरल एलिट्स। अच्छा, लैंड ग्रांट करने का जो राइट होता था वो राजाओं को होता था। ठीक है, एलिट फैमिली को होता था, बड़े बड़े ट्रेडर्स मर्चेंट्स होते थे उनको होता था। तो क्या करते थे, ब्राह्मण जो उनके घरों में पूजा पाठ किया करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे, तो राजा लोग उनको भूमि दे दिया करते थे दान में। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता था कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराना है तो राजा ने उसमें भूमि दान कर दी कि तुम यहाँ पर, मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये लैंड ग्रांट कर रहा हूँ, तो इस पर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन तुम लोग शुरू करवा दो। ये भी होता था। बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, तो वो भी कई बार ऐसा करते थे कि उनके पास लैंड ज्यादा होती थी तो वो उसमें कुछ दान वगैरह कुछ कर दिया करते थे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा कि ग्रांट ऑफ लैंड्स। ठीक है, ग्रांट्स ऑफ लैंड वर स्टार्टेड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, अब ये जो सिलसिला था ये काफी पहले से ही चलता आ रहा था। ठीक है, और इनका रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि किस राजा ने कितनी भूमि दान करी, किसको दान करी, वो सारी चीजें हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए हमारे लिए हिस्ट्री को जानने के लिए कि किस तरह से राजा ने एक एक अपने एक एक पॉइंट को, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट करी। यहां तक कि अब ये देखिए ना कि किस राजा ने भूमि को दान किया और किसको दान किया और किस लिए दान किया उसको। ठीक है ना, डोनेशन दिया, उसको ग्रांट किया, तो वो किस लिए किया। अब जैसे कई बार हम टेम्पल्स में जाते हैं, या स्कूल होता है, या हॉस्पिटल होता है, या कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, तो वहां पर जो चीजें दान में दी जाती हैं, ठीक है, ये मेरी तरफ से है, तो उनका ना बकायदा नाम लिखा जाता है। सही कह रही हूँ ना, बकायदा नाम लिखा जाता है कि इन्होंने जो है ये इस पे इनमें लैंड ग्रांट करी है, इतना पैसा इन्होंने लगाया, तो बकायदा उनका नाम लिखा जाता है। आपने देखा कभी? ठीक है, देखा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो बताया जाता है कि इनका जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड था वो हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि द रिकॉर्ड हैव सर्वाइवल आर जनरली अबाउट ग्रांट द रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्राह्मण। तो कई बार ऐसा होता था कि रिलीजन इंस्टीट्यूशंस के लिए वो लोग लैंड को ग्रांट कर दिया करते थे, साथ साथ में ब्राह्मणों को भी लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। जो कहते थे ना कि ब्राह्मण बहुत ही एक ऊंचा दर्जा था उनका, तो दान में ये लोग वो भी दिया करते थे, लैंड ग्रांट भी कर दिया करते थे, उनको एनिमल्स वगैरह, गाय वगैरह भी भेंट कर दिया करते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से लैंड ग्रांट करने का इनका सिस्टम जो था वो पहले से चल रहा था। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो गिव्स अस द आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन। अभी जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें रूरल की पॉपुलेशन का भी पता चलता है। तो ऐसा क्या लिखा हुआ था जिससे कि हमें उस टाइम के रूरल सोसाइटी के बारे में पता चला। तो ये जो चीजें हैं, अभी हमने देखा उझावर, वेल्लौर, और ये हमने जो अदमई देखा, कहीं ना कहीं ये लिखा होगा ना। तो ये जो चीजें लिखी हुई थी इसी से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, पास्ट के बारे में पता चला कि ऐसा हुआ करता था। These include the brahmanas and the peasant as well as other। तो ये गांव के बारे में, रूरल सोसाइटी के बारे में बताया गया कि रूरल सोसाइटी में ब्राह्मण भी होते थे, पीजेंट्स भी होते थे, एज वेल एज अदर्स, यानी कि दूसरे लोग भी हुआ करते थे। एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज द प्रोड्यूस टू किंग एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे राजा के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहा करते थे, ब्राह्मण लोग भी रहा करते थे, तो दूसरे लोग भी रहा करते थे। तो एक रूरल सोसाइटी के बारे में सारा कुछ बताया गया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन, एलीट एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब कुछ हम इसमें क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स देखेंगे, सिटीज देखेंगे, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, उनके लिए। अब जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जैसे तक्षशिला है ऊपर देखिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, जैसे तक्षशिला है, यहाँ पर कुषाणों का रूल था, ठीक है, तक्षशिला हो गया, ऊपर से ये क्या है, कन्नौज है, मथुरा है, ठीक है, ये आपका वो है श्रावस्ती है, ठीक है, ये उज्जैनी है। उज्जैनी कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर इस चैप्टर से अगर कोई मैप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, एक तो तक्षशिला पूछ लिया जाएगा, उज्जैनी पूछ लिया जाएगा, और क्या होगा आपका, पुहार पूछा जाएगा, पुहार, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे की कनेक्टिविटी क्या है। राजगिरा जो कि मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, ठीक है, जो कि आज का बिहार आप देख रहे हो, ठीक है। पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र आज का पटना है, तो बिहार की कैपिटल क्या होगी, पटना। तो बस इससे जो है मैप के क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका सातवाहनास, ठीक है, वाकाटक थे, मतलब ये जो वाकाटक थे, सातवाहन थे, ये यहाँ रूल किया करते थे। तो कुछ फेमस सिटीज के बारे में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड द क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर टाउन्स और ट्रेड्स की बात करते हैं कि न्यू सिटीज, कौन कौन सी नई नई सिटीज जो थी वो इमर्ज हुई, और उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से वो इतनी ज्यादा जल्दी से डेवलप कर गई कि वो जो चीजें, क्योंकि देखो अगर कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, अगर ट्रेडिंग बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, तो राजा के पास रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे राज्य की डेवलपमेंट होगी। तो ये कौन कौन से सेंटर्स थे यहाँ पर देखेंगे। द अर्बन सेंटर इमर्ज इन द सेवरल पार्ट एंड द सब ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 6th century BC, ठीक है। तो अर्बन सेंटर इमर्ज इन द सेवरल पार्ट ऑफ द, तो ये अर्बन सेंटर्स किसको बोला गया है, सिटीज को बोला गया है, ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट किसको बोला गया है, इंडिया को, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया में अब कई भागों में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पर सिटीज, नई नई सिटीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। 6th century की बात हो रही है। द मेजर टाउन लोकेटेड अलोंग द रूट कम्युनिकेशन, अब देखो जहां से रूट कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन थी, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन थी, चाहे वो सी ट्रांसपोर्टेशन थी। अब कहने का मतलब कौन कौन सी सिटी ऐसी होंगी जो कि रिवर के पास में लोकेटेड होंगे, कौन कौन से ऐसी सिटीज होगी जहां से लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत जोर शोर से चलेंगी, कौन सी ऐसी सिटी होगी जहां से सी ट्रेडिंग मतलब सी रूट जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पाटलिपुत्र की, ठीक है, पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र वाज ऑन द रिवराइन रूट, ठीक है। अब ये पाटलिपुत्र आज का पटना जो था उसमें रिवराइन रूट फॉलो किया जाता था, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा रिवर के पास लोकेटेड है, ठीक है। पाटलिपुत्र गंगा रिवर के पास लोकेटेड है, इसलिए यहां से कम्युनिकेशन जो है वो इजिली हो जाता था। तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी ना, नदियों से ही आना जाना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर संख्या बढ़ेगी, ठीक है। लोग यहाँ पर दूर दूर से काम करने के लिए आएंगे। अब ये तो क्या था, रिवराइन रूट था, ठीक है, रिवराइन रूट था। अदर्स सच इज द उज्जैनी, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, उज्जैनी। तो उज्जैनी वर अलोंग द लैंड रूट, उज्जैनी अपने लैंड रूट के लिए बहुत फेमस माना जाता था, ठीक है। तो उज्जैनी में सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, क्यों, क्योंकि यहीं से ही सारा जो उनका लैंड ट्रांसपोर्टेशन होता था, इसका ट्रेडिंग एक्टिविटी होती थी, वो उज्जैनी से ज्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ पर रोड वगैरह बहुत स्मूथ थे, और इसको कमर्शियल एक सेंटर बना दिया गया था कि जहां से जो व्यापार होगा वो अच्छी तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट आता है हमारा पुहार, ठीक है। अभी पुहार क्या था, मैंने नीचे दिखाया था ना आपका कोस्टल एरिया, अभी मैं दिखाऊंगी मैप में। तो ये क्या था, ये कोस्टल एरिया था, और यहाँ पर सी रूट्स इसमें फॉलो किए जाते थे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से। अब ये देखिए, उज्जैनी हो गया, ठीक है, और पाटलिपुत्र हो गया, और क्या हो गया, पुहार हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कहां कहां पर ये चीजें हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से इसको रब करके और बता देती हूँ, ताकि आपको अगर मैप का क्वेश्चन भी आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें क्या चीज, ये रहा आपका पाटलिपुत्र, ठीक है, ये रहा पाटलिपुत्र, क्लियर, ये है पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र हो गया, और क्या हो गया, पुहार हो गया। ये रहा आपका कोस्टल एरिया ना, देखो रिवर समुद्र के आसपास में है, तो यहाँ से सी रूट्स बनकर चलेंगे। ये पुहार हो गया। यहाँ पर क्या था, पाटलिपुत्र, ये रिवराइन से, ठीक है, ये रिवराइन रूट्स के लिए बहुत फेमस होगा। ये जो है वो सी रूट के लिए, ठीक है, ये सी रूट के लिए। और क्या आ जाएगा आपका, उज्जैनी, उज्जैनी क्या हो जाएगा, ये रहा उज्जैनी, ये लैंड रूट के लिए, ठीक है। तीनों समझ में आ गए ना, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि अर्बन पॉपुलेशन, एलीट एंड द क्राफ्ट पर्सन्स में। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि द आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो खुदाई के दौरान उनको चीजें मिली, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को। इसमें होता है कि आर्टिफैक्ट्स रिवॉल्व द, अब देखो खुदाई के दौरान काफी सारी चीजें मिलती है, कुछ भी मिल जाता है, तो यहाँ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे
यूटेंसिल्स मिले जो कि कॉस्टली माने जाते थे, ठीक है। उनको क्या बोला जाता था, मिट्टी के बर्तन जो होते थे, जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते थे, वेल पॉलिश्ड जो होते थे, एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जिसको देखकर जैसे आज मतलब हमारे घरों में भी यूज किए जाते हैं ना, बोन चाइना के कप्स यूज किए जाते हैं, टी कप्स यूज किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, चमकीले होते हैं, मतलब बहुत ही स्मूथ होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं ना, डिजाइन पॉलिश वगैरह सब बहुत अच्छी होती है। तो सेम ऐसे ही कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान, जिनको कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा जाता है, ठीक है। देखिए, आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जीबिशन इंक्लूडिंग द फाइन पॉटरी बॉल्स, ठीक है। तो उनको फाइन पॉटरी बॉल्स मिले, मिट्टी के बर्तन मिले जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक है, विद अ ग्लोसी फिनिश नोन एज, इन्हीं को क्या कहा जाता है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। फिर से सुनो, किसको कहा जाता है, जो आर्टिफैक्ट्स जो हैं खुदाई के दौरान उनको मिले, चाहे वो मौर्य काल में यूज होते थे, चाहे वो गुप्ता रूलर्स में यूज होते थे, गुप्ता पीरियड में यूज होते थे, या फिर आपके कुशाना रूलर्स इसको यूज किया करते थे, कहीं ना कहीं से तो वो मिट्टी में दबे हुए मिले ना। तो जब उनको निकाला गया तो उनकी क्वालिटी देखी गई, उनकी क्वालिटी बहुत ही फाइन क्वालिटी होती थी, ठीक है। और माना जाता था कि इनको लोग वो जो है वो एलीट फैमिली के लोग इसको यूज किया करते थे, ठीक है। इसलिए बोला है ना कि एलीट एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स। तो एलीट फैमिली के लोग ही इसको यूज किया करते थे, क्योंकि ये कॉस्टली होता होगा। तो इन्हीं बर्तनों को कहा जाता है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। क्लियर हो गया। द आर्टिफिक्स ऑल्सो द ऑर्नामेंट्स, अब इसके अलावा यूटेंसिल्स के अलावा, यानी कि इन नदन ब्लैक पॉलिश के अलावा, अगर इसको कभी कभी एब्रिवेशंस भी दे दी जाती हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, NBPW, ठीक है। तो ये इसको पूरा अगर फुल फॉर्म लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी और चीजें मिली, जैसे पॉटरी हो गए, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, राइट। तो ये देखिए, इंक्लूडिंग द ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइन मेड फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ मटेरियल ऑफ गोल्ड। इसके अलावा कुछ हमें मटेरियल चीजें भी मिली, ठीक है, मेटलिस्ट चीजें भी मिली। तो वो कौन कौन सी थी, तो मटेरियल्स गोल्ड में क्या जाएगा, मटेरियल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेरिकोटा। तो इनसे बनी हुई चीजें भी हमें आर्टिफैक्ट्स खुदाई के दौरान मिली। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स होते थे, अब ये क्राफ्ट प्रोड्यूसर, पहले हम ये समझेंगे कि क्राफ्ट प्रोड्यूसर होते क्या थे। जैसे कि अब मान लीजिए एक शर्ट बनानी है, ठीक है, तो शर्ट बनानी है, तो या फिर आप ये लगा लो कि टमाटो केचप बनाना है, या आप ये भी कर सकते हो, चलो शर्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब वो शर्ट बना, पहले तो इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि बहुत ही क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जा सकता था। लोग हाथों से काम किया करते थे, मशीनें वगैरह थी नहीं, ठीक है। तो क्या करता था, एक जो मर्चेंट होता था, तो वो फार्मर से कॉटन उसने ली, कॉटन बॉल्स ली, फिर वो एक पर्सन के पास जाएगा कि तुम्हें कॉटन को स्पिन करना है, ठीक है। उस पर्सन के पास गया, पर्सन नंबर 1। अब स्पिन करने के बाद फिर उसको मतलब स्पिन मतलब उसमें से कॉटन बॉल्स में से कॉटन निकालती, फिर कॉटन लेकर के दूसरे पर्सन के पास जाता है कि तुम्हें इसको जो है वो स्पिन करना है, उसका धागा बनाना है, ठीक है, उसका यान बनाना है। धागा बनाने के बाद फिर वो थर्ड पर्सन के पास जाता है, उसको बोलते हैं कि तुम्हें इस धागे से पूरा कपड़ा बनाना है, ठीक है। फिर फोर्थ पर्सन के पास जाते हैं, फोर्थ पर्सन को कहते हैं कि तुम्हें इसको डाई करना है, इसको इसमें प्रिंट करना है, कुछ भी ऐसा करना है। फिर उसके बाद वो किसके पास जाएगा, टेलर के पास जाएगा, फिफ्थ पर्सन के पास, टेलर उसको स्टिच कर देगा, ठीक है। और फिर तरह से शर्ट जो है वो बन जाती है, और शर्ट बनने के बाद फिर वो जो है मार्केट में आती है, ठीक है। और फिर उसको इस तरह से सेल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये जो प्रोड्यूसर थे कि भाई वो एक के बाद इसने काम कर दिया, तो फिर इसके बाद इसके पास लेकर गया, फिर इसके पास लेकर गया, फिर इसके पास ये लेकर गया। तो ये कौन होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, जो इसमें इन्वेस्ट किया करते थे। अब जब इसने फार्मर से कॉटन ली होगी और इसको दिया होगा कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम ये काम कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। इससे वो काम लिया, इस दूसरे के पास गए कि उसने पैसे, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम इसका धागा बना दो, काम किया। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर्स का जो एक वो होता था, ग्रुप होता था, उसको क्या बोला जाता था, उसको श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। दीज गिल्ड प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड द रॉ मटेरियल। अब यही क्या करते थे, एक रॉ मटेरियल से, जहां पर ये कॉटन लेकर गया था, ये रॉ मटेरियल थी, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड तक का सफर जो है इन्होंने तय किया, और फाइनली जाकर के वो एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और फिर इस तरीके से उसके सेल परचेसिंग की जाती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। अब धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, देखो अभी मैंने
मर्चेंट्स का या फिर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई, जिसको श्रेणी और गिल्ड कहा जाता है। ट्रेड बढ़ने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अब ये ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि चीजें डेवलप भी होने लगेगी, ठीक है, वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। 6th century BCE, लैंड एंड रिवर रूट क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन द वेरियस डायरेक्शन बोथ ओवरलैंड एंड ओवरसीज। अब ये जो है वो लैंड रूट भी फॉलो किया जाएगा और सी रूट भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब प्रोडक्शन सरप्लस हो जाता है, जब प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी के अदर कंट्रीज में, अदर एरियाज में, अदर स्टेट में उसको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब उनके ट्रेडिंग रिलेशन दूर दूर के देशों के साथ भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो दोज हु ट्रेवल दीज रूट इंक्लूडिंग द पैडलर्स, ठीक है। अब ये जो रूट्स फॉलो किया करेंगे, ठीक है। लैंड रूट की बात अगर हम करें तो लैंड रूट बहुत तरीके से अवेल किया करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई पैदल होगा वो पैदल रास्ता कवर करेगा, अगर आसपास का एरिया होगा कि मुझे 1-2 किलोमीटर जाना है तो मैं क्यों जो है बैलगाड़ी लूं, मतलब जो बुल्लक कार्ट्स होती थी पहले, कैमल कार्ट्स होती थी, तो कि मैं किनको क्यों लूं, मैं पैदल ही चल पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते थे जो कारवां के अंदर चलते थे कि उनको बहुत दूर जाना है, तो वो लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप में कारवां बनाकर चलते थे। वो किस लिए चलते थे, क्वेश्चन आता है कि कई बार कि वो लोग कारवां में ही क्यों चलते थे। तो इसका एक रीजन था कि कोई भी लुटेरा उनको एक तो लूट नहीं सकता है, ठीक है। एक अपने आप को थोड़ा सा वो सेफ और सिक्योर फील करेंगे कि भाई हम अकेले नहीं हैं, तो कोई भी हम पर अचानक से अटैक अगर करेगा तो हम उसका कम से कम मिल करके इकट्ठा सामना तो कर सकेंगे ना। तो काफी सारे रीजंस थे उसके। तो पैडलर्स भी हुआ करते थे हु ट्रेवल फुट ऑन, मर्चेंट्स हु ट्रेवल विद द कारवांस एंड बुल्लक कार्ट। तो कुछ पैदल भी चला करते थे और कुछ बैलगाड़ियों में भी अपने कारवां बनाकर चला करते थे, ठीक है। सो देयर वर द सेफरस, उसके अलावा सेफरस होते थे जो कि सी रूट, ये तो मैंने लैंड रूट का बताया। अब ये जो सेफरस होते थे, सेफरस कौन होते थे बच्चे, हुज वेंचर्स वर द रिस्की। सेफरस होते थे जो सी वोयाजेस करते थे, ठीक है, जो सी रूट फॉलो किया करते थे, मतलब समुद्री यात्राएं किया करते थे। अच्छा, इनकी लाइफ बड़ी रिस्की होती थी। कैसे रिस्की होती थी कि अगर वो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे तो उनको डबल प्रॉफिट होता था। एक तो जो राजा इनको स्पॉन्सर कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, राजा उनको बहुत सारे पैसे देगा, जहां पर जा रहा है वो व्यापार करने के लिए, कोई भी मैसेज करने के लिए, और फिर वहां से भी उसको पैसा मिलता है, तो उसको डबल प्रॉफिट हो गया। लेकिन रिस्की कैसे होता था कि अगर ये मान लो साइक्लोन आ जाता है बीच में ही, ठीक है, वो तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान जिसको बोलते हैं, तो इसकी जान भी तो जा सकती थी ना। तो अगर तो ये वहां पर पहुंच जाता था सही सलामत, ठीक है, तो उस सही सलामत पहुंचे हुए मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था, मसात्वन। किसमें, कौन सी लैंग्वेज में, तमिल में। बात समझ में आ गई, फिर से सुनो। मसात्वन किसको कहा जाता है, जो सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था, जो सेफरर्स होते थे, जो सी रूट समुद्री यात्राएं करते थे, ठीक है। और ठीक है, तमिल में, ठीक है, एंड सेठी एंड सातवाहन इन द प्राकृत। और प्राकृत भाषा में इन्हीं को सेठी कहा जाता था और सातवाहन कहा जाता। तो मसत्वन तमिल में, सेठी और सातवाहन किसको कहा जाता था, प्राकृत भाषा में इन सेफरर्स को, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉइन्स एंड किंग्स की, ठीक है। अब ये किंग्स और कॉइन्स देखो कैसे होगा कि पंच मार्क कॉइन्स मेड ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पंच मार्क्स कॉइन होते थे, वो 2 मेटल्स को मिलकर बनाए होते थे, ठीक है। कुछ बच्चे गोल्ड और सिल्वर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सही लिख देते हैं, यानी कि सिल्वर और कॉपर 2 मेटल्स को मिला करके ये जो है वो आहत के सिक्के बनाए जाते थे, पंचमार्क कॉइन बनाए जाते थे। इन पंचमार्क कॉइन्स की क्या क्या होते थे, मतलब सबसे पहले अगर सिक्कों का प्रचलन हुआ तो इसी तरीके से हुआ, उसमें सिर्फ राजा की फोटो छापी जाती थी, ठीक है। उसके बैक साइड में कुछ ना कुछ लिखा होता था, या कई बार ऐसा भी होता था कि प्लेन होता था, ठीक है ना। तो उससे क्या पता चलता था कि ये पर्टिकुलर इस राजा ने ये सिक्के चलाए होंगे, ठीक है। अब ये आहत के सिक्के सिल्वर और प्योर गोल्ड के नहीं होते थे, मैंने क्या कहा, 2 मेटल्स को मिलकर बनाए होते थे। इनको क्या कहा जाता है, पंच मार्क्स कॉइन, ठीक है। और ये किसने चलाए थे, इंडो ग्रीक, ठीक है। किसने चलाए थे, ये इंडो ग्रीक रूलर्स ने, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स ने पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। माना जाता है इसके बाद ये मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स ने भी, ठीक है, इनको चलाया था,
ठीक है, मौर्याज ने भी इनको चलाया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस तो उन्होंने किया था। अब न्यूमिस्टिस्ट जो होते हैं, न्यूमिस्टिस्ट किसको बोला जाता है बच्चे, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडीड दीज एंड द अदर कॉइन्स। जो देखो अब इन पर क्या लिखा है, ठीक है, इन पर कुछ लिखा हुआ है ना, इन पर क्या लिखा है हमें तो नहीं पता क्योंकि हम ये लैंग्वेज जानते नहीं है। तो जो इस तरह की लैंग्वेज को पहचान जाते हैं, इन पर जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्टिस्ट कहा जाता है उसको, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल द कमर्शियल नेटवर्क, ठीक है। तो अब यहां पर देखने वाली बात है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन ये किसने इशू किए फर्स्ट सेंचुरी में, ये कुशाना डायनेस्टी ने के रूलर्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट गोल्ड कॉइन। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज हु इशूड द कंटेम्पररी रोमन एम्परर एंड द पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। अब ये देखो ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि पहले सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, कुशाना ने। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन द वेट ऑफ, और ये वर्चुअली जो थे वो वेट में, ठीक है, इन वेट विद दोज, मतलब इनका जो वेट होता था तो वो उसी के बराबर होता था जो इन्होंने रोमन एम्परर्स ने एंड द पर्थियन एम्परर्स ऑफ ईरान, ये तो हो गए रोमन एम्परर्स हो गए, और ये ईरान के पर्थियन रूलर्स हो गए जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। उसमें सोने का जो वेट होता था, ठीक है, जितना उनका क्वांटिटी होती थी, सेम उसी क्वांटिटी की, सेम उसी वेट के ही कुशाना रूलर्स ने भी बनवाए। क्लियर हो गई बात। तो ये कह सकते हैं कि हम इंडिया में, और ये कह सकते हैं हम, ठीक है, ये उन्होंने तो खैर बाहर की बात है ये, कि ईरान इससे पहले कुशाना रूलर से पहले इन्होंने ईरानियन ने और रोमन एम्परर में इस तरह के गोल्ड के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, लेकिन इंडिया में इन्हीं को बताया जाता है। फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है, क्लियर हो गई ना बात। उसके बाद कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय अ ट्राइबल रिपब्लिक। अब ये कॉइन्स जो होते थे, कई बार ऐसा नहीं होता था कि राजा लोग ही इसको इंट्रोड्यूस किया करते थे, कई बार जो बड़े बड़े मर्चेंट्स ट्रेडर्स होते थे वो भी कॉइन्स को इशू करा दिया करते थे। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय अ ट्राइबल रिपब्लिक, ठीक है, ट्राइबल रिपब्लिक होता था, वो भी इशू करा देते थे। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। अब क्या बताया गया है कि गुप्ता रूलर्स ने भी क्या किया था, गोल्ड कॉइन्स को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मैंने क्या कहा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो गोल्ड कॉइन्स को यूज करने वाले थे वो कौन थे, ठीक है, गुप्ता रूलर्स। क्लियर। तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना रूलर्स ने, और उससे पहले, यानी कि ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे पहले सिक्के इन्होंने, गोल्ड कॉइन्स इन्होंने चलाए, नहीं, इससे पहले रोमन एम्परर्स ने, और इन्होंने पर्थियन एम्परर्स जो ईरान के थे उन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर चुके थे, लेकिन कुशानों ने यहां पर किए थे। क्लियर है। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन्होंने इसको यूज किया था, किन्होंने, गुप्ता रूलर्स ने, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुप्ता रूलर्स, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे बहुत तरह के कॉइन्स होंगे, जैसे आप मान लीजिए कि गोल्ड कॉइन्स इन्होंने किए, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो मुगल रूलर्स यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपके शीशे के सिक्के, हाँ बिल्कुल सही बात है, शीशे के सिक्के भी चला जाएंगे जो कि सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स चलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा लेदर कॉइन्स भी चलाएंगे जो एम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक चलाएगा। तो बहुत तरह के सिक्के जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि ये सिक्के जो है अब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मतलब एक कहते हैं ना कि व्यापार का एक माध्यम बनेंगे। कि पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था कि मुझे जो चीज चाहिए, ठीक है, बदले में तुम मुझे वो चीज दे दो और मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगा। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि मुझे मान लो 1 किलो पोटैटो चाहिए या टमाटर चाहिए, ठीक है, टमाटर महंगे हो रहे हैं ना, तो मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, ठीक है, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बदले में तुम्हें जो वो आपको जो चीज चाहिए वो मेरे पास है, तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। नहीं, तो यही सिस्टम क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो अब ये बार्टर सिस्टम को धीरे धीरे रिप्लेस करा जाएगा, ठीक है, और ये कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मान लो मुझे वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है, या आपको जो मेरे पास है वो चीज नहीं चाहिए, अब इसका तरीका क्या निकाला जाएगा, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब जो चीज मुझे चाहिए तुम्हारे पास है, तो ये पकड़ो कॉइन्स, ये पकड़ो पैसे, और मुझे वो चीज दे दो। बदले में मैं तुम्हें वो चीज नहीं दूंगी तो तुम्हें चाहिए, बदले मैंने तुम्हें पैसे दे दिए ना, कॉइन्स दे दिए, खत्म। तो अब क्या होगा, बात धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ेगी। डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शन पर बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का क्रेडिट दिया जाता है किसको, जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया, और इस तरह की ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट यूज राइट द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। अब देखो एक पते की बात आपके,
तो यहाँ पर कह रहा है कि आज जो इंडियंस लैंग्वेज देख रहे हैं ना, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज हैं, ठीक है, वो ज्यादातर जो इंडियन लैंग्वेज है उनकी स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहीं से ही ये इमर्ज हुई है लैंग्वेजेस सारी, ठीक है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, तो हिंदी को ऐसे लिखा जाता है ना, क च, ये ऐसे हो गया, द र म ऐसे हो गया, है ना। तो ये क्या है, हमारी देवनागरी लिपि है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही इमर्ज हुई है, क्लियर। उसके बाद है कि फ्रॉम द 18th सेंचुरी की बात है कि यूरोपियन स्कॉलर विद द हेल्प ऑफ द इंडियन पंडित। तो इसमें क्या किया गया था कि 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, यानी कि यूरोप के जो विद्वान थे, उन्होंने इंडियन पंडितों के हेल्प से, क्योंकि इंडियन पंडितों को संस्कृत बहुत अच्छी लिखी पढ़नी आती थी, ठीक है, अब उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो सबसे पहले उनसे अच्छे से फ्रेंडशिप करी। उसके बाद उन्होंने उनसे संस्कृत सीखी, ठीक है। अब संस्कृत सीखने के बाद फिर उनको एक भाषा और आ गई, एक लैंग्वेज और आ गई। तो अगर उनके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस का कलेक्शन हो जाएगा तो वो उसमें धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे। और अलग अलग लैंग्वेजेस में इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, तो काफी सारे स्कॉलर्स जब बैठेंगे ना कि मुझे हिंदी आती है, उसको इंग्लिश आती है, उसको उर्दू आती है, उसको फ्रेंच आती है, उसको स्पेनिश आती है, चाइनीज आती है, तो ये सारी चीजें होंगी ना। अब जो भी वर्ड लिखा होगा, कोई चाइनीज वर्ड में कोई चाइना में वो वर्ड लिखा होगा, ठीक है, तो वो पहचान जाएगा कि भाई इसका मीनिंग ये निकलता है। तो ऐसे ही वो चीजें डिसाइफर की, ठीक है, ऐसे ही चीजों को डिसाइफर किया गया, ठीक है, वर्ड्स वगैरह को। तो इंडियन पंडित कुड स्टडी सेवरल मनुस्क्रिप्ट इन बंगाली एंड देवनागरी कंपेयर द लेटर। अब देखो हमारे इंडियन पंडितों ने क्या किया, कुड स्टडी द सेवरल मनुस्क्रिप्ट इन बंगाली। तो इंडियन पंडितों ने बंगाली में भी और किसमें, देवनागरी में भी काफी सारे चीजों को, सारे लेटर्स को पढ़ा, ठीक है। अब उनकी हेल्प से, हमारे पंडितों की हेल्प से और यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने सबने मिल करके इन इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने का ब्यौरा उठा लिया, ठीक है। और जो सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, वो कौन थे, जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने 1838 में अशोका के लिखे हुए ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया सबसे पहले। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो डिसाइफरिंग खरोष्टी, अब वो तो हमने क्या बताया, वो था आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी बच्चे, ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी यूज इन द नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट में यूज की जाती थी। नॉर्थ वेस्ट कहाँ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट, इस साइड में, ठीक है। तो ये जो इतने वाला इलाका था, ये सारा क्या था, नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, इस तरह की खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, ठीक है। Here the coins of Indo-Greek kings were found the rule। तो यहाँ पर जो सेकेंड सेंचुरी में, सेकेंड सेंचुरी टू फर्स्ट सेंचुरी BCE में जो भी इंडो ग्रीक रूलर्स यहाँ पर रूल किया करते थे, तो वो यही स्क्रिप्ट यूज किया करते थे, खरोष्टी, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में थी, ठीक है। उसके बाद दीज कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ द, अब ये जो इंडो ग्रीक ने, जैसे पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी सिक्के चलाए, पंचमार्क कॉइन्स चलाए, तो उनमें क्या लिखा होती थी, उसमें राजा की फोटो छपी होती थी यहाँ पर, ठीक है। राजा की फोटो के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें लिखा होता था, ठीक है। तो ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा होता था, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा होता था, ठीक है। लेटर प्राकृत वाज आइडेंटिफाई ऑफ दीज कॉइन, फिर बाद में पता चला कि ये जो भाषा है उनकी कौन सी, आपकी ये खरोष्टी, तो ये तो हमारी किससे मैच करती है, प्राकृत लैंग्वेज से मैच करती है, ठीक है। तो फिर इसको भी धीरे धीरे डिसाइफर किया गया। अच्छा, अब इनका जो एक पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है, अगर मैं करूं ब्राह्मी की, ठीक है, अगर मैं समझाऊं आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये कैसे लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी लेफ्ट टू राइट, जो कि हम आज भी लिखते हैं, ठीक है। हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से लिखते हैं, इसके ठीक अपोजिट, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है वो क्या लिखी जाएगी, वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाएगी। तो एक को याद रखोगे, दूसरा उसका ऑपोजिट लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें लिखी जाएंगी। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, अब हमें इंस्क्रिप्शन से पता है ना कि अब इंस्क्रिप्शंस कितने हमारे काम आए, कि उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हमें जानने को मिली, उस टाइम के पास्ट के बारे में हमें पता लगाया, किससे इंस्क्रिप्शन से। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस देव पिया ऑफन ट्रांसलेटेड बिलव्ड ऑफ द गॉड। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था पिया दासी और दूसरा वर्ड पढ़ा था देव पिया। बच्चे ये 2 वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। देव पिया का मतलब होता है देव, देव का मतलब होता है गॉड, ठीक है। तो यहां से थोड़ी सी ट्रिक बनाकर चलना। बिलव्ड ऑफ द गॉड का मतलब होता है भगवान का प्यारा, जो भगवान को भी अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरा क्या था, पिया दासी,
ठीक है। पियदासी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड मतलब जिसको देखकर अच्छा लगता हो। तो भगवान का प्यारा एक अदर टाइटल होगी, और जिसको देखकर अच्छा लगता हो, ठीक है, मन को शांति मिलती हो, बहुत अच्छा लगता हो। जैसे एक रोज होता है ना, गुलाब का फूल होता है, उसको देखकर हमें कितना अच्छा लगता है। तो सेम ये दोनों चीजें अप्लाई होती थी, एप्लीकेबल होती थी किस पर? ग्रेट अशोका पर। अशोक जो रूलर थे वो वाकई में एक मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी थे, फिगर थे, ठीक है। तो लोग उनको देखकर ही एकदम खुश हो जाते थे। साथ साथ में वो काइंड हार्टेड तो थे ही, लोगों का सपोर्ट उनको क्यों मिला? क्योंकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे उन्होंने काम करे थे, ठीक है ना। और उसके बाद द मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। तो इनके जो स्क्रिप्ट होते थे, ठीक है, अब ये दोनों ही नाम जो है वो अशोका को इंडिकेट किए जाते हैं। तो अशोका के ज्यादातर स्क्रिप्ट जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में पाए गए, एंड मोस्ट ऑफ द प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। प्राकृत क्या होती थी बच्चे? प्राकृत लैंग्वेज होती थी, याद रखना, प्राकृत लैंग्वेज होती थी, और ब्राह्मी क्या है? स्क्रिप्ट है। तो लैंग्वेज को लिखने का तरीका कौन बताती है? बताती है स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑल इंस्क्रिप्शंस एंड फाइंडिंग दैट दे मैच द टर्म ऑफ द कंटेंट, तो ये काफ़ी सारे सिक्के मिलने के बाद पता चलता है कि कैसे ये लिखी जाती है, इसका स्टाइल क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, और कैसे इनके अक्षरों की बनावट होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें इनसे पता चलती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, लैंग्वेज एंड द पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट, जो एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, कंक्लूड दैट दे वर इशूड बाय द सेम। अच्छा, ये जो पैलियोग्राफी है, तो आपके लिए होमवर्क है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बताएंगे कि पैलियोग्राफी किसको कहा था। बहुत सारी टर्म आई है ना, तो सारी एक एक करके मैंने बताई है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में कि लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अकॉर्डिंग टू द मनुस्क्रिप्ट देवपिया, ठीक है। अब ये देवनपिया जो है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये अशोक का ही नाम था, जो उन्होंने डायरेक्ट अपना नाम अशोक ना लिखवा करके देवपिया लिखवाया या पियदासी लिखवाया, ठीक है। तो ऑफन ट्रांसलेटेड बिलव ऑफ द गॉड एंड दिस वन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर एग्जामाइनिंग द ऑल दीज इंस्क्रिप्शन, जब सभी इंस्क्रिप्शन को धीरे धीरे उनकी स्टडी की गई। आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिनको स्टडी नहीं किया गया, क्यों? काफी सारे इसमें हमारे हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कुछ लेटर्स फेड हो गए हैं, मतलब धुंधले हो गए हैं, रफ से हो गए हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ इतने पुराने होने की वजह से कुछ बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, मिस हो गए हैं, तो पर्टिकुलर वर्ड नहीं बन पा रहा है, उसमें से कुछ लेटर मिस हो गए हैं, ठीक है। कुछ की लैंग्वेज अभी भी जो है अनडिसाइफर्ड है, तो उस पर भी जल्दी ही काम कर लिया जाएगा। तो रिसर्च चल रही है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इंस्क्रिप्शन पर रिसर्चिंग चल रही है, स्टडी चल रही है कि लोग इसको जो है वो किस तरीके से जान पाएंगे। तो वो उस पर इंस्क्रिप्शन पर स्टडी करने के बाद ही इस पे बताया जाएगा कि कैसे क्या चीजें होती थी, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे, अगर आपका भी सपना है कि अपने बोर्ड एग्जाम और सीयूटी में टॉप करने का, तो बच्चे अभी टाइम है, अभी टाइम है कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और ये है हमारा स्पार्क बैच, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमें अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे इन स्पार्क बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बिशन बैच की क्लासेस अभी चल रही हैं। एम्बिशन बैच जो है ये राइजिंग बैच है, ये स्पार्क बैच है। एम्बिशन बैच की क्लासेस अभी चल रही हैं। तो बच्चे जितना जल्दी करोगे, देखो अभी यहाँ पर इस बार 2024 में आपका जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, वैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम मई में हो जाएगा। तो मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है। अप्रैल मार्च तो पूरा जाएगा ही, अप्रैल में भी स्टार्टिंग में आपके हो जाएंगे। तो अप्रैल के बाद जब मई आया तो मई में जो है वो आपके सीयूटी के एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गई है कि इस बार जल्दी हो जाएंगे। तो आप उस टाइम का वेट मत कीजिए कि हम तो बाद में बोर्ड एग्जाम के बाद कर लेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो अभी से अगर आपको कमांड बनानी है, ठीक है, आप जो है वो अपने डोमेन सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कमांड आप बना रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कमांड बना रहे हो कि डोमेन को आप क्लियर कर लोगे। लेकिन व्हाट अबाउट जीटी एंड इंग्लिश?
जीटी में आपकी क्वांट्स और रीजनिंग आती है, जो कि आपको बहुत बहुत जो है बाद में एकदम से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि ट्रिकी होती है ये, ठीक है। ट्रिक के साथ में कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो वो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी परफेक्शन आएगी और उतना ही जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो जितना जल्दी चीजों को इनिशिएट करना स्टार्ट कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें वो चीजें समझ में आएगी और बाद में एक रिवीजन का अच्छा खासा आपको लोगों को मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीयूटी का बैच है, ठीक है। कौन सा बैच है ये? हमारा सीयूटी का समर्थ बैच है। इसमें आपको सीयूटी प्लस आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 12 दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, जबकि हमारे स्पार्क बैच में आपको सिर्फ आपकी क्लास 12 की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। अब दोनों को बताऊंगी कि कैसे परचेज करना है। ये अगर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी आगे जाकर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, तो किस तरह से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, तो इसका भी हमारे पास ये कोर्स है। ये आपका एम्बिशन बैच है जो कि चल रहा है, ये महापैक विद बुक है, और ये आपका सीयूटी की काउंसलिंग के लिए ये आपका बैच है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चैनल आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब क्या करेंगे, सीधा हम जाएंगे किसके पास? गूगल बाबा के पास। तो यहाँ पर गूगल पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर टाइप करते हैं अड्डा 24/7। तो जैसे अड्डा 24/7 टाइप किया, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑल कोर्सेज आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक किया। सीयूटी प्लस दोनों की तैयारी, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी अगर एक साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीयूटी महापैक है, सीयूटी साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, महापैक वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसमें साल भर के लिए जितने भी बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे सबका एक्सेस उनको दे दिया जाएगा। वो बार बार किसको, उनको जो है वो परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार वो महापैक वाले बच्चे सीधे दूसरे बच्चों के साथ एंटर कर जाएंगे बिना किसी फीस के, ठीक है। अब ये क्या करना है, अभी हमने जो है ये समर्थ बैच है हमारा, इसको हमने करना है बाय, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको, एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको वैलिडिटी मिल रही है पूरे 9 मंथ की, पूरे 12 मंथ की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको 550 आवर्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। 5 टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक्स मिल रही है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपका फुल जो है मॉक टेस्ट लेंथ होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सारी चीजें आपको डीपीपीज मिलती है, सब कुछ मिलता है आपको XYZ। तो अब इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको एक कूपन कोड बताया है Y489। इस कूपन कोड को याद रखिएगा बच्चे, Y489। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप Y489। अब ये कोर्स कितना रह गया आपका, 8714 का ओनली। तो बच्चे कहीं आप ऑफलाइन भी अगर आप ट्यूशन लेते हो ना तो इससे ही ज्यादा ही पड़ेगा, इससे कम का तो पढ़ने से रहा। क्योंकि अभी आप देख रहे हो ना कि इसमें वैलिडिटी कितनी है, पूरे 12 मंथ की है। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के ट्यूशन भी लगाते हो तो आप पर सब्जेक्ट मान लीजिए 1000 रुपीज, तो मैंने बहुत कम बोले हैं, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो आप अगर 6 महीने लगा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 सब्जेक्ट्स लगाते हो या 2 सब्जेक्ट्स लगाते हो तो पर मंथ आप कितना दे रहे हैं, 2000 3000 दे रहे हैं। 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 6 × 3 18,000 हो जाएगा। अब ये कितना है आपका, सिर्फ और सिर्फ 8700 समथिंग कुछ का, ठीक है। तो बच्चे आपका इसमें बहुत फायदा है, साथ साथ में आपको ये जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है ये आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प होगी, ठीक है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ में आप इनसे भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और 2 बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपका सीयूटी, आपका बोर्ड एग्जाम प्लस आपका सीयूटी, जिसमें आपको जीटी इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आप ये लगा लो कि अगर आप डेली की एवरेज निकालते हैं ना तो ये तो हमारे टमाटर जो है ना उनसे भी आपको सस्ता ही पड़ रहा है। टमाटर भी इससे महंगे, बल्कि ये कोर्स बहुत सस्ता है। इसलिए मेरी बातों को जरा ध्यान से सोचिएगा और जल्दी से जल्दी जितना एनरोल जल्दी करेंगे ना उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा और बार बार हम सिलेबस की रिवीजन करते जाएंगे। तो एक अच्छी खासी रिवीजन हमारे पास एग्जाम टाइम तक हो चुकी होगी, जिससे हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने दोनों एग्जाम में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय।